ऊर्जा शरीर के थ्रू अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरती है, अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरती है, और उम्र के हर पड़ाव पर यह एक जोन बनाती है। जोन को हिंदी में कहते हैं परिक्षेत्र। ठीक है, उससे रिलीज होती है, उससे इसको रास्ता चाहिए होता है, उन स्थानों में होकर यह गुजरती है ऊर्जा। उसको इरोजीनियस जोन बोला जाता है। इरोज के साथ या इरोज जोन कहेंगे, इरोज जोन डेवलप होता है हर स्टेज। ठीक है, और वहीं से ऊर्जा जो है मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, निकलती है, अपना रास्ता पाती है। ठीक है, जिन जिन एरियाओं से निकलती है वो ऊर्जा या रास्ता पाती है, उन सब एरियाओं में शारीरिक अंग निहित है। वो शारीरिक अंगों के माध्यम से निकलती है, और अगर उसमें कुछ बाधा आ जाती है, कोई समस्या अगर आ जाती है, बात आप समझ रहे हैं, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। शारीरिक मांग अभी बात कर रहे हैं, बड़ा सुनते रहिए। ठीक है, अगर उस ऊर्जा के प्रवाह में कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो उस घटना को कहा जाता है फिक्सेशन। क्या कहते हैं? फिक्सेशन। जैसे हर स्टेज में होकर के वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, चल रही है, निकल रही है, प्रकट हो रही है। अगर किसी भी स्टेज में उसके उस प्रकटीकरण में बाधा आ जाए, उस पूर्ति में बाधा आ जाए, आप समझ रहे, तब क्या होगा? फिक्सेशन, स्थिरीकरण होता है। और ये स्थिरीकरण ही व्यक्तित्व के जो दोष होते हैं उनके लिए उत्तरदायी, जो समस्याएं आती हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है, जो विकृतियां आती हैं उनके लिए उत्तरदायी। फिक्सेशन। तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, और कौन कौन से इरोज के जोन डेवलप होंगे, और फिक्सेशन अगर होगा तो किस तरीके से वो व्यवहार को प्रभावित करता है, इन सब बातों के बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले हम स्टेजेस को लिख लेते हैं और फिर एक एक करके उन स्टेजेस के बारे में हम बात करें। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज मानी जाती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, वो मानी जाती है ओरल स्टेज। हिंदी में कहेंगे इसको मुखी अवस्था। ठीक है, जन्म से वर्ष भर तक, जन्म से एक वर्ष, एकदम फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बर्थ टू 1 ईयर, एक साल तक। ओरल स्टेज, इस स्टेज में इरोस की संतुष्टि का और उन क्रियाओं के मैनिफेस्टेशन का जो सोर्स होता है वो मुख। ठीक है, दूसरी स्टेज एनल स्टेज। एनल स्टेज, एनल स्टेज की जो टाइम पीरियड है वो 1 से 3 वर्ष होता है। 1 से 3 वर्ष तक एनल मल त्याग अंग, जिनसे हम मल त्याग करते हैं, वो वाले गुदा। ठीक है, वो ऊर्जा का जो केंद्र है, इरोस का जो जोन है, वो से शिफ्ट होके पहली से तीसरी साल के बीच में मूलाधार पर पहुंच जाता है, मल त्याग अंग पर वो पहुंच जाता है। फिर उसके बाद 3 से 6 वर्ष की एक और स्टेज होती है, काफी क्रूशियल है, पैरेंट स्टेज। ठीक है, लिंग प्रधानावस्था कहते हैं हिंदी में, पैरेंट स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। 3 से 6 वर्ष
3 से 6 वर्ष की होती है और ये बड़े मनोवैज्ञानिक महत्व वाली कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होती हैं इसमें, और कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी फ्रॉइड ने बताए हैं इस स्टेज से जुड़े हुए, जिन्हें नैतिकता के जगत में काफी विरोधाभासी माना जाता है, कंट्रोवर्शियल। इनके लेकर के फ्रॉइड को बड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना। नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो कि ये जो स्टेज होती है ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसको कहते हैं हिंदी में अव्यक्तावस्था, अव्यक्त। ये वो स्टेज होती है जब ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा होता है, जो डिमांड हो रही होती है सुख की, वो अव्यक्त हो जाती है, वो प्रकट नहीं हो रही होती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लैंगिक डेवलपमेंट की बात है, सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये वो स्थिति है जिसमें सेक्सुअल टेंडेंसीज जो है बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, दिखाई नहीं देती है बच्चों के व्यवहार में किसी भी तरीके से, कोई भी इरोजीनियस जोन डेवलप नहीं हो। ठीक। और 5वीं जो स्टेज है वो होती है जेनेटल। जेनेटल स्टेज एडोलसेंस मान लीजिए 12 से या 13 से और आगे 18 तक मान लीजिए, 16 तक मान लीजिए, जितने तक भी मानते हैं वहां तक जाती है किशोरावस्था है। इसमें जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें मैच्योरिटी आ जाती है और प्रोक्रिएशन के लिए इंसान तैयार हो जाता है, जनन के लिए तैयार हो जाता है, सेक्स के लिए वो मैच्योर हो जाता है। तो इरोजीनियस जोन जो है वो सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन्स में शिफ्ट हो जाता है। और फ्रॉइड कहते हैं कि फिर लाइफ टाइम वही। ठीक। तो अगर एक नजरिए से देखा जाए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को, और अगर समालोचनात्मक दृष्टि से इसको हम देखें, तो केवल सेक्स और शारीरिक आधारों की बात ही फ्रॉइड करते हैं कि कभी एनल में, कभी ओरल में और जेनिटल्स में ही प्लेजर सोर्सेस होते हैं जो आदमी को जीवन भर मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विकास की यही प्रक्रिया है, पर थोड़ा सा एकाकी लगती है कई बार, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद कुछ दूसरे सोर्सेस भी डेवलप होते हैं इंसानों में, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, और चाहे इमोशनल लेवल पर। उन चीजों की थोड़ी सी अनदेखी साइको एनालिसिस की इस थ्योरी में की गई है, और ये फिर आलोचना का केंद्र भी बनता है कि क्या केवल सेक्स और शरीर का ही विकास होता है, या भावनाओं का कोई विकास नहीं होता, विचारों का कोई विकास नहीं होता, या आध्यात्मिकता का कोई विकास नहीं होता है। तो खैर हम अभी आलोचना के केंद्र में नहीं है, पर मैं एक मुद्दा ये उठाना चाह रहा हूं कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो एक पक्षीय है कि केवल और केवल शारीरिक जो सुख है, जहां से इरोस जो है वो अपनी डिमांड पूरी कर रहा है, जिस organ से जहां से मैनिफेस्ट हो रही है एनर्जी उसकी, वही सारी क्रियाओं का आगे चलकर आ रहा है। तो खैर सच्चाई क्या है इसमें और ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है। अब हम एक एक करके जरा इन स्टेजेस को देखते हैं कि किस तरीके से इनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है, कैसे इरोस मैनिफेस्ट होता है, और किस तरीके से लिबिडो अपने प्लेजर को अटेन करता है। बात आप समझ रहे? ओरल स्टेज, ओरल स्टेज जैसा देख रहे हैं आप कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक ये होती है। इस स्टेज में जो लिबिडो सेटिस्फैक्शन का जो सोर्स होता है वो फूड, बच्चे का सबसे पहला अनुभव सुख का या स्पर्श का
जहां से उसे सबसे पहले प्लेजर की फीलिंग आती है, वो मुंह होता है। मुंह, क्योंकि बर्थ के बाद सबसे पहली जो सेंसेशन उसे मिलती है, सबसे पहला जो स्पर्श मिलता है वो मुंह से मिलता है, मां के स्तन का। जब उसे फीडिंग कराई जाती है, जब उसे दूध पिलाया जाता है, तो सबसे पहला अनुभव क्या है? मां के स्तन का सबसे पहला अनुभव है, वो मुंह से दूध पीता है, अपनी क्षुधा को, अपनी मांग को वो पूरी करता है। ठीक है, तो सुख का, प्लेजर का जो केंद्र है वो मुंह में सबसे पहले विकसित। छोटे बच्चे को बिल्कुल आप, ये बेसिक इंस्टिंक्ट की तरह मुंह चलता है उसका। अगर आप थोड़ा सा कुछ भी चीज उसके मुंह से आप छुलाइए, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हो कोई, और उसके मुंह से आप छुलाएं, तो आप देखेंगे वो मुंह को यूं चलाएगा इस तरीके से, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे दबाने की कोशिश करेगा, उसे काटने की कोशिश करेगा, है? अब फ्रॉइड का ये कहना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे की स्तनपान जो किया जाता है, वो उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है। बात आप समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसके जीवन में, और जीवन की बहुत सारी विशेषताएं इससे तय होती है। अब किस तरीके से फीडिंग की गई है बच्चे की, दूध किस तरीके से पिलाया गया है उसको, क्या ओरल स्टेज में उसके इरोज की संतुष्टि हुई है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, क्या लिबिडो का सेटिस्फेक्शन हुआ है, ये बात बहुत मायने रखती है। किस तरीके से दूध पिलाने का मतलब ये है कि क्या प्रॉपर फीडिंग की गई है, मतलब जब डिमांड हुई बच्चे की तब उसे दूध पिलाया गया। बात आप समझ रहे? तो जब जिस चीज की नीड है तब उस चीज की पूर्ति हो रही है, तो फ्रॉइड कहते हैं कि तब एक संतुष्टि का भाव, एक निश्चिंतता का भाव, एक सुरक्षा की भावना बच्चे में आती है जो आजीवन रहेगी। बात आप समझ रहे हैं? एक हमारे आसपास में यही तो कह देते हैं, आपस में जब दो लोग लड़ाई होती है, आपने महसूस किया होगा, अगर मां का दूध पिया है तो ये करके दिखा, देखा ना आप लोगों ने सुना हो, तो मां का दूध पीने का मतलब क्या है? ठीक से पिया है, और ठीक से पिया है तो संतुलित व्यक्तित्व होगा, और संतुलित होगा तो जवाब देगा। आप समझ रहे? तो जवाब देगा। और अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं है, फीडिंग अगर प्रॉपर नहीं है, अब फीडिंग प्रॉपर नहीं होने का मतलब यह है कि एक तो पिलाया ही नहीं है। माए दूध पिलाने में, कुछ माए ऐसी होती है जो दूध पिलाने में मतलब उनका कुछ अलग फीलिंग रहती है, वो प्रॉपर नहीं पिलाती, रीजन जो भी उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करें, प्रॉपर दूध नहीं पिलाया गया, या कई बार पिलाते वक्त पर प्रताड़ना भी मिलती है बच्चों को। प्रताड़ना जब मिलती है जबकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि 6 महीने के आसपास उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, 6 महीने के आसपास उनके दांत निकलते हैं, और ये स्टेज है 1 साल का। तो जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो दांत कसकसाते हैं, और दांत कसकसाएंगे तो काटने का उसका जोर से मन करेगा, और फीडिंग करते वक्त फिर वो काटता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि वो काटेगा, और जब काटेगा तो मां क्या करती है? सीधे तौर पे तो मुंह से रखे जाते हैं, पिटाई होती है उसकी। आप समझ रहे? ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड, छोटी छोटी चीजें हैं, पर कहते हैं कि ये जो मां जब उसे मार रही होती है उस चीज के लिए, तो उस चीज के लिए भी बहुत बड़े प्रभाव उसके दिमाग पर आ रहे होते हैं। ओरल फीडिंग का एक तो समस्या ये है कि जब भूख लगे उसको तब पिला दो, एक्सेस में पिलाओ, तब एक अलग फीलिंग विकसित होगी, स्वार्थ की विकसित होगी बच्चे के अंदर, स्वार्थी गुण विकसित हो जाएंगे बहुत ज्यादा, डिमांडिंग नेचर उसकी हो जाएगी कि जो मांग रहा हूं वो हर हाल में मुझे चाहिए ही चाहिए। बात आप समझ रहे? और बिल्कुल ना मिलाया जाए तो एक असुरक्षा की भावना पैदा होगी भविष्य के लिए, और काटने की स्थिति में अगर पिटाई हो रही है तब
तब नेग्लिजेंस की फीलिंग बच्चे के अंदर पैदा होती है और छीनने की और आक्रामकता का भाव उसके अंदर पैदा। तो ये मात्र इतना ही नहीं है कि बच्चा मां के गोद में पी रहा है, बल्कि उसका प्रभाव उसके आगे के जीवन पर बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है क्लास में बैठे रहते हैं और वो जो है पेन चबाते हैं, देखा क्यों चबाते हैं? कुछ गुटखा खाते रहते हैं, उनका मुंह हर वक्त ऐसे चलता रहता है। क्यों? फ्रॉइड कहता है ये ऐसे ही नहीं होता है। इसका मतलब है कि बचपन में जो फीडिंग होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं हुई है और एक तो पर्याप्तता का बोध रह गया है उस टाइम पर इनमें। वही फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का मतलब आप समझ लीजिए, फिक्सेशन को कहते हैं स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या होता है? फिक्सेशन क्या होता है? हर स्टेज में फिक्सेशन होता है, एक इसको लेटेंसी को छोड़कर, क्योंकि लेटेंसी में जो लिबिडो की एनर्जी है उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो शांत पड़ी। फिक्सेशन का मतलब होता है कि जब उस स्टेज में एक्सेस एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कोप अप करने के लिए, दूध नहीं मिल रहा बच्चे को पीने के लिए, तो क्या करेगा? उसकी मानसिक ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, वो तनाव में आता है, परेशानी में आता है कि क्यों नहीं मुझे मिल रहा, और उस चीज से बाहर निकलने के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तनाव आ जाएगा, तनाव आने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, टेंशन हो जाएगी। तो जब भी कभी एक्सेस एनर्जी किसी भी स्टेज के साथ कोप अप करने के लिए खर्च करनी पड़ती है तो उसी को फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण कहते हैं। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्स हो गई। अब क्योंकि वो उस स्टेज में ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है तो वो लाइफ टाइम के लिए एक ट्रॉमा बन जाती है, खराब अनुभव बनता है कि वो चीज मेरे साथ ठीक नहीं हुई थी और मैं बड़ी पीड़ा में था उस टाइम पे। चली तो अनकॉन्शियस में जाएगी क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, 3-4 साल से पहले मेमोरी नहीं बनती है, याद नहीं रहता, अनकॉन्शियस में चला गया ना, वो याद कैसे रह जाएगा छोटे बच्चे को? पर वो मेंटल ट्रॉमा होता है और वो मेंटल ट्रॉमा दिमाग में अंदर चला जाता है, अनकॉन्शियस में चला गया और वो आजीवन फिर प्रभावित करेगा। फिर वो जीवन भर बच्चा च्युइंगम खाएगा, पान खाएगा, तंबाकू खाएगा, काटेगा। बात आप समझ? तो वो चीजें बहुत ज्यादा होती है। आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे, कुछ बच्चों को, बड़ों को, छोटे बच्चे उनको दे दो खिलाने के लिए, बार बार उन छोटे बच्चों को चूमते रहेंगे। देखे ना ऐसे चूमते हैं ना कुछ ज्यादा, क्यों? अरे उससे मत लगाओ ना मुंह, इतनी बार क्यों इन्फेक्शन दे रहे हो बच्चे को बार बार? और फिर भी बार बार उसको किस करते रहते हैं बच्चों को, क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ओरल स्टेज में फिक्सेशन हुआ है, वहां तो पूर्ति हुई नहीं। अब बच्चे को चूम कर ही कम से कम उसकी पूर्ति करने कंपनसेशन हो जाए, हंसने की बात नहीं है। ऐसे ही होता है, फ्रॉइड कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रॉइड का ही। तो ये ओरल स्टेज है सर, ठीक है। अब आइए एनल स्टेज में, तो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और इस स्टेज को वो पार करके आगे चला गया। सपोज करिए कोई फिक्सेशन नहीं हुआ, फिक्सेशन हो गया तो ये एक्सपीरियंस जो है लाइफ टाइम चबाने के, काटने के, किसिंग के, ये हमेशा बने रहेंगे और ये एक्सेस फॉर्म में मैनिफेस्ट होंगे जब व्यक्ति बड़ा हो जाएगा उसके, ठीक है। कुछ खराब एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, उसमें आते हैं न्यूज़पेपर्स में या फिल्मों में, हम इस तरीके की चीजें देखते हैं। स्त्रियों के प्रति जो व्यक्ति हिंसक होता है, हिंसक होने का मतलब होता है कि खराब तरीके से मिसबिहेव होता है या खराब ट्रीटमेंट कर देते हैं कई बार। तो आपने देखा होगा कि रेप जैसी सिचुएशन कई बार इस तरीके के केसेस में देखा जाता है कि उसके पूरे होठ ही काट डाले दांतों से, या अलग अलग शरीर के अंगों पर ऐसी जोर से काटा कि मांस नोच लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों हुआ ये सब? क्या ऐसी समस्या थी आखिरकार? यही छिपा होता है स्रोत, यही फ्रॉइड की जो ओरल स्टेज है वही।
अब उस बच्चे को बचपन में किस तरीके की फीडिंग हुई होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कारण छिपा है अंदर बहुत नीचे जाकर। समझ रहे हैं ना मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं आपको? ठीक, अब एनल स्टेज में आ जाइए। एनल स्टेज दूसरी, एनल स्टेज में जो प्लेजर का जो जोन होता है, जो एरिया होता है, वो बन जाता है, मल त्याग में पहुंच जाता है, पूरा पहुंच जाता है। और अब जो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन का और प्लेजर अटेंड करने का जो सोर्स है वो गुदा बन जाता है, मल त्याग। चाहे टॉयलेट के लिए जाए या लैट्रिन के, टॉयलेट ट्रेनिंग की एज होती है, ये बच्चों को सिखाया जाता है कि यहाँ करो, यहाँ करो। बिस्तर गीला करने की बड़ी समस्या होती है बच्चों को, कई बार तो ये बहुत लंबी बन जाती है, आप समझ रहे हैं? तो इसके चक्कर में कई बार बच्चों की पिटाइयां भी हो जाती है। कहाँ उसे करना है और कहाँ उसे नहीं करना है ये सिखाया जाता है बहुत सख्ती से। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन दोनों चीजों के लिए, मल और मूत्र त्याग के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब अगर जरा सा भी उसने कुछ गलत कर दिया तो बहुत पिटाई और डांट और बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एक तो तरीका ये, तो बच्चा क्या करेगा कि उस नेचुरल प्रोसेस को करने में डरेगा और वो रोक लेगा बहुत देर तक, जितना रोक सकता है उतनी देर तक, फिर कराते रहो उसको, है? फिर कितना भी बिठाओ, बेटा कर ले, बेटा कर ले, बेटा कर ले, क्योंकि डांट इतना दिया गया उसको कि अब कर ही नहीं पाए। और एक स्थिति ये कि वो कहीं भी कर ले कोई फर्क नहीं, जहां देखो वहीं गीला करता फिरता है, जहां देखो वहीं गंदा करता। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। फ्रॉइड कहते हैं आगे जाके व्यक्ति बहुत बड़ा असर, ये कहते हैं मनोविश्लेषक कि भाई जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, बहुत ज्यादा जो कंजूस होते हैं चीजों को खर्च नहीं कर सकते, तब आगे छुपा के रखना चाहते हैं। जिन लोगों में कलेक्टिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है वो बचपन में एनल स्टेज में उनका फिक्सेशन हो गया होता है कि उनको बहुत ज्यादा डांट पड़ी होती है कि यहाँ नहीं करना है, वहां नहीं करना है, ये गीला नहीं करना है। तो माँ या बाप ने उनको उस चीज के लिए इतना डांटा होता है कि वो रोकना सीख जाते हैं। तो वो रोकने की आदत जो है वो तो मलमूत्र को रोकने की आदत थी बचपन की, बाद में चल के वो सारी चीजों में प्रकट हो जाती है, वो कंजूस हो जाते हैं, वो लोग पैसा नहीं कर सकते, ठीक है, हर चीज में कंजूस, उनकी कोई भी चीज आप ले नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे होता है। तो उस चीजों की वजह एक वो होते हैं सब जो जहां मर्जी हो वहां गीला करते फिरेंगे, जहां मर्जी हो वहां गंदे फिरेंगे, वो लापरवाह, वो दंड, नियमों को ना मानने वाले, ऐसे लोगों के रूप में बड़े होते हैं। आप समझ रहे हैं? ऊर्जा का फिक्सेशन देखिए, अगर फिक्सेशन का मतलब है उसे बच्चे को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ गई उस चीज को लेकर के, वही चीज उसके व्यवहार में आगे चलकर प्रकट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं? उस चीज को मैनेज करने के लिए अगर बच्चे को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, इसका मतलब फिक्सेशन हो गया, और अगर फिक्सेशन हो गया तो वो पर्सनैलिटी के साथ फिक्स हो गई वो चीज। मतलब ये समझिए कि एक और सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन अपने मोबाइल में, और वो रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी, अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं होता इंसानी दिमाग के साथ कभी, एक बार जो इंस्टॉल हो गया वो हो गया। अब तीसरी स्टेज पे आइए, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज बड़ी कंट्रोवर्शियल है और इसके पीछे काफी कहानियां भी। फैलिक स्टेज लिंग प्रधान अवस्था, इसमें जो है जनन अंग ही सुख का केंद्र होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक बच्चे जननांग से ही सुख प्राप्त करते हैं, बात आप समझ रहे हैं? हालांकि वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते पर वो खेलते हैं उन्हीं से। लड़कों को आप देखिए, थोड़ी देर क्लास ले लो बस, लड़कों को आप देखिए कितना भी मना करें हाथ को अपने जननांगों पर ही रखेगा, छोटे बच्चे, बच्चों की बात करें, ठीक है, फिर उनको डांटा जाता है उस चीज के लिए, क्या कर ऐसे नहीं करते, गंदी बात, गंदी बात, वो पकड़ता है, माँ बाप डांटते, गंदी बात नहीं करना, बात आप समझ? तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, घृणा की भावना पैदा होती है कि यार ये क्या मुसीबत, अंग तो मेरे शरीर का है पर मेरे छूने पर इतनी डांट क्यों पड़ रही है इसको, बात आप समझ रहे हैं? एक समस्या तो लड़कों के सामने तो ये समस्या पैदा होती है, लड़कियों के सामने भी एक समस्या पैदा होती है जिसे वीनस एम्बी कहते हैं, लिंग ईर्षा।
लिंग ईर्ष्या का मतलब होता है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, कि वो जब देखती हैं अपने भाइयों को या और पड़ोस में लड़कों को, तो वो ये पाती हैं कि इनके शरीर की जो बनावट है वो हमारे शरीर से अलग है, और इनके शरीर में कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर में नहीं है। हंसने की बात नहीं, विज्ञान की बात है, समझने की बात है। तो उनमें इससे लेकर विद्रोह पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है लड़कों के मन, और वो इस ईर्ष्या के लिए अपनी मदर को जिम्मेदार मानती है कि ये सब जो है हमारे साथ जो कमी है इसकी जिम्मेदार हमारी माँ है। और इस वजह से वो अपने फादर के प्रति ज्यादा क्लोज हो जाती है, ज्यादा अटैचमेंट की फीलिंग आती है। बात फ्रॉइड तो ये भी कहते हैं कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है अपने पिता के प्रति, गर्ल्स, और इसी तरीके से बॉयज जो होते हैं वो अपनी मदर के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। फ्रॉइड यही कहते हैं, कामुक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। पर आप उसे ऐसे समझ लीजिए कि निकटता बहुत ज्यादा होती है बेटियों की पिता से और लड़कों की अपनी मां से, ठीक है। अब इन दोनों ही ग्रंथियों का, एक तो कहा जाता है जो लड़कों में पैदा होती है, लड़कों में ये गिल्ट फील आ जाती है कि यार ये मैं क्या करता हूं। वो अपने ही अंग के प्रति अपराध बोध से भर जाता है, नफरत के भाव से भर जाता है कि ये गलत हो गया, बहुत कुछ गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, मैं कुछ बहुत गलत कर रहा हूं। दूसरा, मां के प्रति जो भाव उसका आकर्षण होता है, उस आकर्षण के चक्कर में भी वो पिता से बहुत ज्यादा डांट खाता है कई बार, कि ज्यादा बदमाशी करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, ज्यादा बदमाशी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे नहीं करते, चिपका रहता है हर वक्त अपनी मां से, अरे अलग रहा। ऐसे पिता अगर कहेंगे तो उसके मन में अपराध बोध पैदा होगा, जिसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है लड़कों का अपनी मां के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और फिर उस अटैचमेंट के कारण जो है, जो घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं उनकी वजह से उनके अंदर गिल्ट फील आ जाती है। ये गिल्ट फीलिंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चियों का पिता के प्रति अट्रैक्शन, जिसे इलेक्ट्रा कहते हैं। लिख लो, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के पीछे एक स्टोरी कही जाती है, यूनानी एक कथा है, शायद आप में से जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे होंगे उन्होंने पढ़ी होगी, कि ऑडिपस एक राजा था, राजा का बेटा था, पढ़िए। तो क्या होता है, बचपन में ही उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है किसी कारणों की वजह से, और वो कहीं दूसरी जगह जाके पलता और बड़ा होता है, और बाद में वो दूसरे शत्रु देश की सेना में सेनापति बन जाता है, फिर वहां का राजा बन जाता है, और उस राज्य पर ही आक्रमण करता है जिस राज्य पर उसके पिता का शासन था। तो वो अपने पिता को मार देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसे मार देता है, और जो रानी थी यानी कि उसकी मदर, वो उससे शादी करता है, और शादी करने के बाद फिर उनके बच्चे होते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तब इस बात का भेद मिलता है कि ये तो उसकी मां है, तब ये पता लगता है। तब वो इतना अपराध बोध से भर जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरा। तो कहते हैं कि उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी, उसने प्रायश्चित करने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी, इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इसी स्टेज में डेवलप। और इलेक्ट्रा का मैंने बताया है, बच्चियों का अपने पिता की। तो दोनों का सही समाधान होना बहुत जरूरी है। सही समाधान क्या है इसका? सही समाधान ये है कि बेटा या बच्चा, लड़का जो है, वो अपने पिता को अपना प्रतिद्वंदी न मानकर अपना सहयोगी माने, क्योंकि माँ उसे बार बार समझाती है कि यही तो पूरे परिवार को चला रहे हैं बेटा। अगर तुम जो है इन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानोगे तब कैसे काम चलेगा, सहयोगी मानो। तो उसकी वो फीलिंग सप्लीमेंट हो जाए, और वो अपने पिता को प्रति जो ईर्ष्या भाव है लड़कों में,
क्योंकि पिता की नजदीकी माता से बहुत होती है। तो जब माता से नजदीकी और लड़का माता से नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ से प्रेम करता है। इसीलिए वो कैसे इस बात को पसंद करे कि माँ जो है पिताजी का ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। तो अगर संतुलित प्रेम रूप से अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है, जब तक इसका इलाज नहीं किया जाएगा तब तक कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अपराध बोध की भावना जो सेक्स के प्रति होती है वो इसी स्टेज में आती है। और एक जीवन का महत्वपूर्ण सेक्सुअल लाइफ होती है इंसानों की, फ्रॉड ये कहते हैं कि उसको डिस्टर्ब करने में इस स्टेज का बहुत बड़ा योगदान। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर जीवन के इस आवश्यक अंग को बड़ी निकृष्ट भाव से देखा, ये दृष्टि से ये बड़ी खराब चीज है, बचपन में ही सिखा दिया जाता है। सेक्स जो है वो कैसा है, खराब, ये बेकार खराब चीज, निकृष्ट चीज है, तो उसके पीछे ही नहीं मनोवैज्ञानिक कारण उसके पीछे। चौथी स्टेज है लेटेंसी स्टेज, और लेटेंसी स्टेज में ये जो चीज थी ये दब जाती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और प्रॉपर समझने लग जाते हैं, या तो फिक्सेशन हो जाता है या रिलीज हो जाती है एनर्जी, दो ही काम होते हैं। तो या तो फिक्सेशन हो गया तो भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, और रिलीज हो गई एनर्जी तो भी आगे बढ़ जाएंगे और लेटेंसी स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर कोई 6 साल तक नेक्स्ट कोई जोन डेवलप नहीं होता है और बच्चे अपने आप को खेल में लगा देते हैं। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो स्थिति होती है वो खेलने की स्थिति होती है। खेलते हैं, वो अपने ग्रुप बनाते हैं, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ ग्रुप बनाते हैं। कोई हेट्रोसेक्सुअल जो है अट्रैक्शन नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस दबी रहती है सारी इच्छा, कोई नया जोन नहीं, कोई नया फिक्सेशन नहीं, बस खेल 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 खेल, इसी चीज में वो अपने आप को लगाते हैं। ठीक है, और फिर आखिरकार विस्फोट होता है जेनिटल स्टेज में, जब किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में जेनिटल्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और प्रोक्रिएशन के लिए तैयार, नई संतति पैदा करने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। और फिर से इरोस का जो जोन है वो जेनिटल ऑर्गन्स में आ जाता है। सुख प्राप्ति का जो साधन है वो जननांग बन जाते हैं फिर से दोबारा से, और हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होता है पुरुषों का स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, और जीवन आगे चलता है। तो कुल मिला के सारी स्थितियों में ही फिक्सेशन की समस्या रहती है, जो नीड है उसके फुलफिलमेंट की प्रॉब्लम रहती है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके थ्रू, उस डिमांड को पूरी करने के थ्रू, अगर ये सारी चीजें संतुलित रूप से नहीं होती हैं तो व्यक्तित्व में फिक्सेशन हो जाते हैं स्टेजेस में अलग अलग, और जब फिक्सेशन हो जाते हैं तो भविष्य के जीवन के लिए अलग अलग तरीके की समस्याओं के रूप में वो प्रकट होते हैं। बात आप समझ रहे? और अगर फिक्सेशन कम हुए हैं, हर स्टेज की प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर दिया गया है, ये मम्मी पापा की जरूर ध्यान की जरूरत होती है। माँ बाप किस तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं, अगर वो ठीक से पाल रहे होते हैं तो कम समस्याएं होती तो हैं, क्योंकि फ्रॉइड यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुलित या स्वस्थ नहीं होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती ही हैं। मात्रा का फर्क हो सकता है कि किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर सही तरीके से स्टेज से गुजरते चले जाते हैं, फिक्सेशन कम होते हैं, तब ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं आगे को। और अगर बहुत ज्यादा फिक्सेशन हुए हैं तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा बन जाती है बचपन में, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बन जाती है तो जीवन का वही प्रकार बन जाता है आगे जीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, उनका मुंह चलते रहना चाहिए, होता है। तो अब क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप कि ओरल स्टेज में फिक्सेशन हुआ है? कुछ आपने ऐसे देखे होंगे, जो लड़कों की बात कर रहा हूं, वो अक्सर फ्लर्टिंग में बिजी रहते हैं, इधर उधर पीछा करते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर, ताड़ते रहते हैं बिना बात। तो उसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि किसी न किसी स्टेज पर कोई फिक्सेशन जरूर हुआ है, कहीं ना कोई समस्या है, पहले की स्टेज। हाँ। और सामाजिक व्यवहारों में बहुत ज्यादा कंजूसी होना, बहुत ज्यादा खर्चे करना, है ना, तब भी आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बचपन के फिक्सेशन है जो अब निकल रहे हैं, अब रिलीज हो रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये डेवलपमेंटल थ्योरी है, पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एक तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पर सवाल आता है इससे, दूसरा स्टेजेस के क्रम पर आता है, तीसरा एज, आप देख लीजिए एज के बेस पर आता है ना। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने की है इसमें। और अगर इसको समझ लेते हैं तो फ्रॉइड की थ्योरी का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट हमारे दिमाग में बन जाए। ठीक है, अब कोई सवाल जवाब आपका हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर खत्म। सवाल तो बहुत है, असल में कुछ बातें ऐसी होती है जो क्लास की मर्यादाओं को ध्यान में रख के की जाती है, कुछ बातें मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो वो आप किताबों में पढ़िए। बात आप समझ रहे हैं। और विशेष रूप से ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ये क्यों सब घटित होता है, क्यों घटित होता है, तो कैसे सॉल्यूशन होता है इनका, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, उसको आपको अच्छा और डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ होगा ये तो मुझे नहीं पता है, पर परीक्षा में जरूर ये कुछ सवाल को सॉल्व करवा देगी, इतनी बात तो पक्की है। ठीक है, पर कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है इस थ्योरी को पढ़ने से, फ्रॉइड की सारी बातों का जो सारा निचोड़ है वो मैं एक बात में कह देता हूं, और वो ये है कि बचपन के अनुभव जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए बच्चों का पालन पोषण एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसको बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर हम बच्चों को एक स्वस्थ बचपन दे पाएंगे तो शायद ऊर्जा का स्थिरीकरण नहीं होगा, फिक्सेशन नहीं होगा, और एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हम लोग करें। तो जरूरत है कि बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, और अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उनको समझ भी लिया जाए किसके पीछे कारण है। तो आज हम अपनी बात यही खत्म करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, बढ़िया है, इसको ये बहुत रोचक है।